हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स मैथ का। आपने लास्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में ये देखा कि लाइन्स किससे कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में सबसे पहले आता है लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बेसिक डिफिनीशन क्या है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट जब दो पॉइंट को जो लाइन इनको मिलाती है उस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो लाइन कोई दो पॉइंट को मिलाती है उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ये लाइन मिला रही है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। लाइन सेगमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए बी बार। इस तरीके से लाइन सेगमेंट को डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट है रे किसे कहते हैं। रे उसे कहते हैं जिसका वन एंड पॉइंट क्या हो, फिक्स हो और दूसरा फिक्स ना हो, उसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो ये इसका जो ये पॉइंट है वो फिक्स है तो ये क्या हो जाएगी, ए रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन ऑफ इट्स टू एंड फिक्स्ड। ठीक, ये क्या हो जाएगी, आपकी रे हो जाएगी। थर्ड क्या है, मान लेते हैं ये कोई लाइन है। ठीक, लाइन ए बी है, इसमें पॉइंट पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है। इस लाइन के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सभी अगर एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो कैसे पॉइंट हो जाएंगे सभी, पी क्यू आर इज अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक, कोलिनियर पॉइंट। मान लेते हैं कोई पॉइंट पी क्यू आर के बाद पॉइंट एस यहाँ आ गया, ये एस जो है इस लाइन पर नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक, तो कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, जब इफ थ्री आर मोर देन थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। जब कोई सेम लाइन पर थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं तो क्या होता है, वो कोलिनियर पॉइंट्स होता है। और जब कोई पॉइंट्स इस सेम लाइन पर लाई नहीं करता है तो क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इसी तरीके से नॉन कोलिनियर पॉइंट का भी डिफिनीशन हो जाएगी। 4 क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ नो पॉइंट lies on the same line then it is known as non collinear points। उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एंगल। एंगल किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है। ठीक, और यहाँ से मान लेते हैं ये रे एक ऐसे गई और इस तरीके से ये रे गई। जब किसी एक पॉइंट से दो रे निकल रही हो उनके बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, एंगल। ठीक, इस कोण को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंगल की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, एंगल की डिफिनीशन हो जाएगी टू रेज
originated from one end, then it is known as एंगल। ठीक, उसे क्या कहेंगे फिर हम लोग? एंगल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? एंगल कहते हैं। ठीक, और जो इस पॉइंट से ये रे ये गई, एक रे ये गई, एक दूसरी रे ये गई, इन दोनों रे को क्या कहते हैं? इस एंगल का आर्म कहते हैं। ठीक, क्या है ये? आर्म। आर्म किसे कहेंगे? द रे मेकिंग एन एंगल, मतलब एक कोण को बनाने के लिए जो रे होती है उसी को क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो बाकी जितने चैप्टर्स आएंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सभी क्या लगेंगे? ईजी लगेंगे। ये चैप्टर बेसिकली डिफिनीशंस और आपके छोटे बेसिक्स तैयार करने के लिए है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक, टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले कौन सा एंगल आएगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जब कोई भी एंगल, ये मान लेते हैं एंगल थीटा ए बी सी, ये जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तब हमें कौन सा एंगल मिलता है? एक्यूट एंगल मिलता है। दूसरा क्या है? राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल उसे कहते हैं जब कोई एंगल का जो थीटा होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? राइट एंगल कहेंगे। और जो थर्ड क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे? जब कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। अब फोर्थ है स्ट्रेट एंगल मतलब जैसे ये स्ट्रेट एंगल है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे थीटा मेजर किया जाए तो ये क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। मतलब जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा। फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। मतलब जैसे ये एंगल है, ठीक, ये थीटा है जाके, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल इस तरीके से दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 120 डिग्री दिया है, अगर आपसे पूछ लिए कि इस एंगल का आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तब आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए RA इक्वल्स टू 360 माइनस 120 करेंगे, तब जाके हमें ये वाला एंगल मिलेगा। यही क्या है आपका रिफ्लेक्स एंगल। 360 माइनस 120 क्या हो जाएगा? 240 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब 6 पार्ट क्या है? 6 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उससे कहते हैं जब कोई, मान लेते हैं एंगल है ये 1 है, ये मान लेते हैं एंगल A है, ये एंगल B है, जब एंगल A और B का सम जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
ठीक, मान लेते हैं कोई ये राइट एंगल, ये मान लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये मान लेते हैं ये 37 डिग्री है और ये x डिग्री है। तो आपको यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एंगल a प्लस बी 90 डिग्री होता है, मतलब 37 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स कितना आ जाएगा 63 डिग्री। x इक्वल कितना जाएगा 90 माइनस 37, x इक्वल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। इस तरीके से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेवेंथ क्या है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, सेवेंथ क्या है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में मान लेते हैं क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। जब ये इस तरीके से, ये एंगल A है और ये एंगल B है। ठीक, ये A B C और ये पॉइंट O दे दिए। तो जब एंगल A प्लस B किसके बराबर हो 180 डिग्री के, तो क्या हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। मतलब ये जो जितने भी एंगल इस ये जो एंगल इस पर बन रहा है वो एक स्ट्रेट एंगल पर ही बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा एंगल A प्लस B क्या बनाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। तो क्या हो जाएगा A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल A प्लस बी क्या हो जाएगा एक तरीके से ये पूरा एंगल हो जाएगा। अब पूरा एंगल आपको क्या बताया गया था ये 180 डिग्री। तो इसी को क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एट्थ है आपका, एट्थ एंगल कौन सा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, जब ये मान लेते हैं कोई एंगल बन रहा है। ठीक, इस तरीके से इसका जो एक पॉइंट होगा ये O होगा, A B और C। ठीक, ये एंगल A है और ये एंगल B है। तो जब एडजेसेंट एंगल उसे कहते हैं जब दो एंगल के बीच में जो आर्म होगी वो कॉमन आर्म होगी और वो जो जहाँ से तीनों आर्म ओरिजिनेट हो रहे हैं वो पॉइंट भी कॉमन होगा। तो जो एंगल होगा एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट कॉमन है और ये आर्म कॉमन है, इससे लगा हुआ जो इधर और उधर दोनों एंगल बना रही है रेज वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे से एडजेसेंट एंगल बनाएगा। ठीक, और लास्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये स्ट्रेट एंगल है, इस तरीके से ये एंगल बना रहा है एंगल B और ये एंगल A। तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो पेयर में है और एक स्ट्रेट एंगल पर बने हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं ये लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पर उसे क्या कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉन इंटरसेक्ट ये क्या है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहने का मतलब है जो लाइन एक दूसरे को क्या हो पैरेलल हो। ठीक, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। मान लेते हैं ये एक कांस्टेंट है, ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है। तो इस लाइन को क्या नाम दे देते हैं AB, इसको क्या देते हैं CD। तो ये क्या हो जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये इसको अगर हम लोग इस तरीके से इनफाइनाइटली अगर प्रोसीड करेंगे ये किसी भी इनके बीच में जो गैप होगा वो कांस्टेंट होने की वजह से ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मतलब ये एक दूसरे से
इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। इसको आप लोग शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक, ये होगा। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ एक्सियोम्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। मतलब सबसे पहले एक्सियोम्स क्या है, पहला एक्सियोम फर्स्ट क्या कहता है कि मान लेते हैं ये कोई दो एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल ए और एंगल बी। ठीक, तो अगर ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं तो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ठीक, इसका मतलब एक्सियोम फर्स्ट क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स on a line, then the sum of two adjacent angle so formed is 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सियोम हो जाएगा। सेकेंड एक्सियोम जस्ट इसका रिवर्स है, मतलब जब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि उस पर एक लाइन क्या हो जाएगी, एक रे क्या हो जाएगी, स्टैंड करेगी। तो क्या इसमें क्या था, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन, जब कोई रे पहले एक्सियोम में क्या था कि जब कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड करेगी तो क्या बनाएगा, एडजेसेंट एंगल बनाएगा, और उन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसमें सेकंड एक्सियोम जस्ट उसका रिवर्स है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब है उस पर एक रे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। ये हो जाएगा सेकंड एक्सियोम। एक्सियोम 2, इफ द सम ऑफ two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle form a line। ठीक, ये हो जाएगा सेकेंड एक्सियोम। थर्ड एक्सियोम क्या था, थर्ड एक्सियोम क्या था, मान लेते हैं ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, ये लाइन ए बी और ये सी डी। ठीक, ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, POI। ठीक, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मान लेते हैं ये एंगल इसके अपोजिट है और ये एंगल इसके अपोजिट है, तो ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो थर्ड एक्सियोम क्या है, इफ two lines are intersect each other, then the vertically opposite angle formed are इक्वल टू ईच अदर। ठीक, ये इस तरीके से इक्वल होगा। इसकी प्रूविंग मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं ये BC, AC, ये CD है। ठीक, ये मान लेते हैं CD क्या है, आपकी एक लाइन है, और ये जो है OA क्या है, आपका एक रे है। ठीक, तो जब हम ये फर्स्ट एक्सियोम से प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ए ओ डी, क्योंकि जो एंगल बीच में बनता है उसी को हम लोग लिखते हैं, जैसे एंगल ए किस पर ले रहे हैं, ओ पर, डी प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक, जब हम लोग इसको लिए थे और इसको मेन लाइन लिए हुए थे तब ये आ रहा था। अब जब हम लोग इसको लाइन लें और ये आर्म लें तब क्या होगा कि इस पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, मतलब जब ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जब ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल हैं तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक, ये आपस में इक्वल होंगे। अब एंगल ए ओ सी और ए ओ सी दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये क्या आपका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप देखेंगे ए ओ डी मतलब ये एंगल और बी ओ सी ये अपोजिट एंगल, ये इक्वल होगा। इसी तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों एंगल भी प्रूव करना है एक दूसरे के इक्वल, तो आप क्या करें कि अभी हमने इसको लाइन माना था और इन दोनों को आर्म माना था। अब आप क्या करें कि इसको लाइन मान लें और इन दोनों को क्या मान लें, आर्म मानकर हम लोग इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक लाइन्स होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक, तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा पैरेलल रे हों और वो सभी किसी एक लाइन से सभी किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो जिस लाइन से ये इंटरसेक्ट हो रही हैं उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक, मतलब अलाइन विच इंटरसेक्ट two or more lines at a distinct point is known as transversal line। ठीक, ट्रांसवर्सल, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसवर्सल लाइन का, मान लेते हैं ये दो रे हैं, पैरेलल रेज हैं। ठीक, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को क्या नाम देते हैं, ए बी, इसको क्या देते हैं, सी डी। ठीक, और ये क्या पी क्यू लाइन क्या है आपकी, ट्रांसवर्सल है। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 1 कह देते हैं, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4। यहाँ एंगल जो बन रहा है 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक, इस तरीके से एंगल बन रहे हैं। अब आपको क्या बताना है कि इसमें कितने एंगल एडजेसेंट एंगल है और कौन कौन से एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो जब हम इस पार्ट को यहाँ पे अगर अलग से बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके से, मतलब एंगल 1 और एंगल 3, ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और ये क्या है, एंगल 2 और ये एंगल क्या है, 4। ठीक, तो एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पता चला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें से, मान लेते हैं ये इसकी इमेज, इस तरीके की इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। ठीक, मतलब उसी तरीके की लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है उसी तरीके से।
तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक दूसरे के क्या हो, करेस्पॉन्डिंग हो। जैसे इस तरीके से पैरेलल रे और ट्रांसवर्सल के बीच में 1 आ रहा है तो एंगल 1, उसी तरीके से नीचे भी आ रहा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। फिर दूसरा क्या है, एंगल 2 इक्वल्स टू 2 की जगह क्या बन रहा है 6, उसी तरीके से एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल क्या हो जाएगा, ये 3 है तो एंगल 3 की तरह क्या बन रहा है, एंगल 7 बन रहा है। फिर एंगल 4 की जगह 4 की तरह क्या बन रहा है, एंगल 8 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा एंगल 8। ये क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। थर्ड आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये मान लेते हैं ये एंगल 3 है, ठीक, ये एंगल 3 है, ये इसको अगर हम अलग बनाएं अल्टरनेट एंगल को समझाने के लिए तो ये 3 है और ये एंगल क्या है 5 है, ये इन दोनों लाइन के अंदर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 और 5 एक दूसरे के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। मतलब फिर ये क्या है 4 है, ये भी अंदर आ रहा है तो ये क्या है 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फोर्थ क्या है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर तो आपने देख लिया, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा कि ये मान लेते हैं ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रा कर लें छोटे में, ठीक, तो ये जो एंगल 1 है ये क्या बना रहा है यहाँ पे 7 बना रहा है, ठीक, तो 1 जो है आउटर है, 7 भी आउटर है, एक्सटीरियर पार्ट पे है, उसी तरीके से यहाँ 2 है तो ये क्या है 8 है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट एक्सियोम आपका क्या है कि जब कोई भी ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो उनके पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एंगल क्या है इसके करेस्पॉन्डिंग है, ठीक, और ये एंगल क्या है इसके करेस्पॉन्डिंग है, तो जो जो एंगल एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लेते इस एंगल को 1 कह दें, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4 कह दें। यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से नाम दे दिए। अब 1 के करेस्पॉन्डिंग क्या बन रहा था 6, क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या बन रहा था एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग है ये। फिर 3 के करेस्पॉन्डिंग क्या है, अभी आपको हमने ये बताया हुआ था लेकिन इसको एक एक्सियोम भी दिया हुआ है, तो एंगल 3 की तरह एंगल 8 बन रहा है और एंगल 4 की जगह एंगल 7 बन रहा है, ठीक। हो सकता है कि उसमें और इसमें नेमिंग जो है थोड़ा आगे पीछे हो गई हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सभी एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। मान लेते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 150 डिग्री है, ठीक। तो आपको बताना है यहाँ x की वैल्यू और ये y की वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे करेस्पॉन्डिंग है, तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। इस तरीके से पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एक्सियोम जो है जस्ट इसका रिवर्स है, मतलब कि अगर इस तरीके से ये कोई दो लाइन है, आपको पता नहीं है कि ये पैरेलल है या फिर नहीं है, और ये एंगल x इक्वल्स टू ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि ये दोनों लाइंस भी क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कि अगर
कोई भी दो लाइन है उसको अगर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। नेक्स्ट एक्सियोम है आपका, नेक्स्ट एक्सियोम ये है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, उसको अगर कोई एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, ये आपका नेक्स्ट एक्सियोम है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। ये फिर अगला एक्सियोम क्या है, नेक्स्ट एक्सियोम ये है कि अगर कोई दो लाइंस इस तरीके से हैं और कोई एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, एंगल ए और बी या ए प्लस बी क्या होंगे, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक, ये आपका नेक्स्ट एक्सियोम था। नेक्स्ट क्या है, एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। मतलब ये कोई ट्रायंगल है, ये इस तरीके से ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये इसको मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, फिर एंगल 3। इसको अगर आपको प्रूव करना है कि टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको आपको प्रूव करना है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप प्रूव किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लें, इस लाइन के पैरेलल एक क्या कर लें, ऊपर एक लाइन इस तरीके इससे वर्टेक्स से टच होते हुए ऐसे लाइन पैरेलल खींच लें। क्या ए बी पी क्यू लाइन खींच लेते हैं, पी क्यू लाइन, मतलब ड्रा लाइन पैरेलल टू द बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल इसको 4 मान लें, ये वाला एंगल क्या मान लें, 5 मान लें। तो एंगल 4 का अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। ठीक, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, और एंगल 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3, अब रीजन क्या होगा, सेम होगा। और आपको पता है कि ये लाइन जो है वो ये एक स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ आपको पता है कि ये लाइन जो है इस पे जितने भी एंगल्स बने हैं वो एक ही लाइन पे बने हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल 4 और 5 की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। तो 4 की जगह आप क्या लिख लें, एंगल 2, 5 की जगह आप क्या लिख लें, एंगल 3। एंगल 1 को आप ऐसे ही रखे रहने दें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल जब आप इसके सम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरीके से आप लोग इस मेथड से बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये इस तरीके से लाइन दिया हुआ है, ठीक, और इसमें दिया हुआ है एंगल AOC और BOE का जो सम है वो 70 डिग्री है। AOC इसका एंगल प्लस BOE इसका एंगल, ये इन दोनों का सम क्या है, 70 डिग्री है। और एंगल BOD 40 डिग्री दिया है। BOD ये एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है, BOE और एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE इसको फाइंड करना है और इसको अलग से फाइंड करना है। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये जो AB लाइन है वो क्या है, एक पेयर ऑफ एंगल्स है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल
BOE, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम एक लाइन पर है तो 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस BOE का सम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 70 दैट इज 110। ठीक, ये एंगल ये क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है इस एंगल को। अब हम क्या करेंगे, एंगल C और D को एक स्ट्रेट लाइन मानेंगे। ठीक, CD इज अ लाइन, इस पर कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। ठीक, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एंगल COE अभी हमने फाइंड क्या किया 110 रख देंगे, प्लस एंगल BOE हमको फाइंड करना है। ठीक, एंगल BOE हमको फाइंड करना है, प्लस एंगल BOD कितना दिया हुआ है 40 डिग्री रख देंगे, किसके बराबर होगा 180 के। तो एंगल BOE क्या आ जाएगा, एंगल BOE मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, एंगल BOE आपका 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री आ गया और ये 110 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल A और B इसका रेशियो क्या है 2:3 है। अब आपको पता है कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये इसका A का रेशियो 2 है, इसका 3 है। ठीक, अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 मिला के क्या बनाएगा एक स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो मान लेते हैं A प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, A प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। और A प्लस बी A इंटू बी का रेशियो क्या दिया, A का रेशियो क्या है 2x मान लेते हैं और B का 3x। जब इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90, 5x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90/5, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, तो एंगल A के क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 और 3 इंटू 18, A की वैल्यू 36, B की वैल्यू 54, ये हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या था, एंगल C पूछा था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या बना रहा है का आपका स्ट्रेट एंगल बना रहा है। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, B कितना आ रहा है आपका 54 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 दैट इज 126 डिग्री, ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइंस क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइंस क्या है एक दूसरे की, ये लाइंस क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब PQ नाम दे देते हैं, PQ क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो आपको पता है कि ये लाइन पर ये दोनों क्या है एक दूसरे की लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो इसका जो इस पे जितने भी एंगल बनेंगे 180 डिग्री बराबर होगा। तो x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 50 दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 डिग्री, ऐसे भी आ जाएगी 130। ठीक, ऊपर से ये y की वैल्यू किस तरीके, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इस तरीके से हैं। ठीक, इसका मतलब ये एंगल और ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू डायरेक्ट 130 आ जाएगी। ठीक, और ये y और x एक दूसरे के क्या हैं
अल्टरनेट एंगल है। आप उस वैसे भी पता चल जाएगा कि एंगल x इक्वल्स टू वाई ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। ये दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये 130 होगा। ये एंगल ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 डिग्री हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना भूल गया था कि मान लेते हैं ये कोई एंगल है, ठीक, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है। अगर इसमें जो एंगल ए और बी इसे नाम दे दिया गया है, यहाँ पे एंगल से लिखा हुआ है। जब इस ट्रायंगल की एक साइड हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये होगा। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, अगर इस तरीके से इधर होगा प्रोसीड हुआ है तो ये एंगल और ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 127 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 127 डिग्री, ठीक। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ये लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ये। तो ये एंगल 50 है, तो x एंगल क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। जब हम x की जगह यहाँ पे 50 रखेंगे तो प्लस y इक्वल्स टू 127, तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा 127 माइनस 50 दैट इज 77 डिग्री, ये आ जाएगा। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77, ये दोनों इसके आंसर्स आ जाएंगे, ये x और y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रायंगल का, कि इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, एंगल x और एंगल y। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें दिया क्या गया है कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है। तो अगर हम ट्रायंगल TQR की बात करें, मतलब इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कोई किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, फिर ये 40 हो गया, ये एंगल क्या बचा x, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40, फिर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। x की वैल्यू 50 आ गई। हाँ, और अब हम लोग यहाँ जो थ्योरम अभी बताया था उसको अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं ये इस तरीके से, इस ट्रायंगल को हम लोग एज्यूम करके मान लेते हैं बाहर यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। ये x की वैल्यू क्या आई थी आपकी 50, ये ऊपर एंगल कितना दिया हुआ है 30। अब यहाँ पे क्या है आपका y है। तो अभी आपको जो थ्योरम बताया गया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 दैट इज कितना हो गया 80 डिग्री। तो x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू 80 डिग्री आ गई।